हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा आईबीसी का चैप्टर। अभी तक हमने देखा था कि एक एप्लीकेशन की जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बाय द क्रेडिटर्स। अब वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही हमारे आईआरपी का रोल शुरू हो जाता है। आईआरपी क्या करेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट डालेगा जिसके बेसिस पे वो सारे के सारे क्रेडिटर्स को अपने क्लेम्स उसके सामने रखने का मौका देगा। अब उन क्लेम्स के बेसिस पे ही इज गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या उसी आईआरपी को हमें कंटिन्यू करना है या किसी नए आईआरपी को अपॉइंट करना है जो पूरे सीआईआरपी प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो अभी तक हमने आईआरपी के बारे में देख लिया, आरपी के बारे में देख लिया, एप्लीकेशन के बारे में देख लिया। नाउ द पॉइंट रिमेनिंग इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो आज की लेक्चर का टॉपिक यही है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो गाइज ये कुछ ऐसे होता है, लाइक दिस इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या होने वाले हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्रेडिटर्स आएंगे हमारे पास, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड अगेन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में भी एक बाइफर्केशन है। नॉर्मली इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, नॉर्मली इंडिविजुअल, या फिर देयर आर अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिसको हम बोलते हैं या तो कंसोर्शियम या फिर उनको हम कहते हैं सिंडिकेट। नाउ द पॉइंट इज कि क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों के अंदर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर कोई नॉर्मली इंडिविजुअल है जिसने या इंडिविजुअल बैंक है या इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, तो उस केस के अंदर तो सिंपल सी बात है कि वो अपना या तो रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा या खुद मीटिंग के अंदर बैठेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्या है। ये है गाइज, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कंपनी, दिस इज़ अ ह्यूज कंपनी। अब इसको चाहिए 100 करोड़ का लोन। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैंक उसको एक टाइम पे 100 करोड़ का लोन दे सके। सो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म अ कंसोर्शियम, अ सिंडिकेट, यानी कि वो इतने सारे बैंक्स मिलके इस एक लोन को फुलफिल करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास लोन तो एक है, 100 करोड़ का डेट एक है, लेकिन उसको फुलफिल करने वाले लोग बहुत सारे हैं। अब मीटिंग में ये सब आएंगे, सब अलग अलग बोलेंगे, तो वो थोड़ा सा एक भारी चीज़ हो जाती है। तो इनको अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं जिससे वो मीटिंग के अंदर जा सकते हैं। वो चाहें तो मिलके एक ट्रस्टी या फिर एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा मैं आपको प्राचीन काल में लेके चलूँ जहाँ पर हम डिबेंचर के बारे में पढ़ते थे, तो गाइज वहाँ हमने देखा था कि डिबेंचर ट्रस्टी एक अपॉइंट किया जाता है। अब उसका रीज़न क्या है, कंपनी के पास हज़ारों डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। अब अगर सब कंपनी के पास अपने ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आने लगे तो कंपनी पागल हो जाएगी कि यार किस किस की सुनूं मैं। तो बीच में एक डिवेंचर ट्रस्टी रखा जाता है जिसके पास सारे के सारे लोग जाते हैं, वो उनकी बातें सुनता है और उसकी बातों का निष्कर्ष लेके कंपनी के पास रखता है कि दिस इज़ द इशू, दिस इज़ हाउ थिंग्स गोइंग टू वर्क। तो सेम वे यहाँ पर एक ट्रस्टी या फिर एक एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर इनको ऑप्शन दिया गया है, तो अब एजेंट ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए इनको कहा गया है, दैट डजंट मीन कि इनको डिप्राइव कर दिया गया फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट इन द मीटिंग हिमसेल्फ। तो उस केस के अंदर उनको वो भी ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिमसेल्फ, वो खुद भी वहाँ पर जा सकते हैं। एक तीसरा और सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा वो यहाँ पर दिया गया है कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को आप अपॉइंट कर सकते हो जो आपको रिप्रेजेंट करेगा मीटिंग के अंदर। इट मेक्स सो मच सेंस, क्योंकि हम सीआरपी का प्रोसेस करने वाले हैं, उसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से बेटर उसको जानने वाला कोई नहीं हो सकता। अब उसको पता है कि मीटिंग के अंदर यार कोई डिस्कशन हो रही है, वो कहाँ तक जाएगी, उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो वो इन क्रेडिटर्स को एक बेटर मैनर में हेल्प एंड सपोर्ट कर पाएगा इस सीआईआरपी प्रोसेस के अंदर। तो उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। एक चौथा पॉइंट ये आता है कि कुछ लोग मिलके जॉइंटली अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन दो लोगों को उठाऊँ, ये चाहते हैं कि हम एक ही मैनर में वोट करना चाहते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे पहुँच सकता है, इन तीनों में से कोई एक वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहुँच सकता है, या फिर ये एक अलग से वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहुँच सकता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया गया है कि आप जॉइंटली या सेवरली भी जाके वहाँ पर मीटिंग के अंदर बैठ सकते हैं, मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो बात करते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मीटिंग के अंदर मेनली बैठते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अब उसके लिए भी एक कंडीशन है गाइज, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर रिलेटिव नहीं है, जिस कंपनी के अगेंस्ट वो हमारा प्रोसीडिंग चल रही है, अगर उस कंपनी का रिलेटिव नहीं है तो उस केस के अंदर ही वो उसको मीटिंग में बैठने दिया जा सकता है, अदरवाइज उसको मीटिंग के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है उस कंपनी के,
अब मैं आपको 2 सर्कमस्टांस बताऊंगा जिन सर्कमस्टांस में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को मीटिंग के अंदर बैठने दिया जाता है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है ही नहीं, उस कंपनी ने लोन ही नहीं लिया, वो बस उधार में सामान लेके बना के बेचती थी। दे हैव नो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अब क्या, तो बारी आएगी, सीधी सी बात है, ऑपरेशनल क्रेडिटर विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द कमिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटिव हैं कंपनी के, कहीं ना किसी मैनर में दे आर रिलेटेड टू कंपनी, तो वो भी मीटिंग का पार्ट नहीं बन सकते। लॉ ने यहाँ पर साफ साफ इस कोड के थ्रू मना कर दिया कि अगर आप रिलेटिव हो तो वोटिंग तो दूर की बात है यार, आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे मीटिंग को, आपको वो भी नहीं करने दिया जाएगा। तो उस केस के अंदर भी हम ऑपरेशनल क्रेडिटर को बुला लेंगे। अब वो कौन होंगे? वो होंगे गाइज हाईएस्ट, जिनके भी जो हाईएस्ट क्रेडिट होल्ड करते हैं उनके 18 ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बाय द अमाउंट ऑफ डेट दे ओन। ओके, अगर 18 ही है टोटल या फिर उससे कम है तो जितने भी है सारे आ जाएंगे। प्लस गाइज यहाँ पर आएंगे कंपनी के वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इंसान, क्योंकि कंपनी ने अगर इनका डेट पे नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि उनके सैलरी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी। दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर उन कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनको भी, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ नहीं बैठेंगे, इन दोनों को रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई। तो ये सब हमने देखा उस चीज़ के बारे में। तो अभी तक अगर हम बेसिक यहाँ पर देखें तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो फॉर्म की जाएगी बाय IRP। दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट कोर्स ऑफ बिजनेस। 2 दिन के अंदर अंदर इसको IRP फॉर्म करनी है और उसके 7 डेज के 2 दिन के अंदर अंदर IRP फॉर्म करते ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है और उस इन्फॉर्म करने के 7 डेज के अंदर अंदर गाइज मीटिंग हो जानी चाहिए पहली। ओके, एंड तो यहाँ तक हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, IRP है, उसने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करी। उसके बाद हमारे पास आएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो कि है नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं या खुद आके बैठ सकते हैं। फिर हमने देखा अगर कंसोर्शियम या सिंडिकेट है तो उनको ये 4 मैनर दिए गए हैं जिस मैनर में वो वहाँ पर आ सकते हैं। फिर हमने देखा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है या तो है ही नहीं कंपनी के पास या जितने भी हैं सब रिलेटिव हैं, तो उस केस में हम जाएंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पास कि चलो यार आ जाओ मीटिंग के अंदर। सबसे पहले ऊपर के 18 उठाएंगे, अगर 18 से कम हैं तो जितने हैं सब आ जाएंगे। फिर देखेंगे हम वर्कमैन्स को, फिर हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ को। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। तो चलिए इसको स्टडी मैट से कंक्लूड करते हैं। सो गाइज यहाँ पर दिया हुआ है हमें स्टडी मैट के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 21, जो ये कहता है कि जितने भी IRP है वो सबके क्लेम्स को इकट्ठा करेगा, उसको वेरीफाई करेगा और फिर जो भी वैलिड क्लेम्स वहाँ पर निकलेंगे उसके बेसिस पे कंस्टिट्यूट की जाएगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब उसमें सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है अगर वो कंपनी से रिलेटेड है तो उसको मीटिंग में ना बैठने दिया जाएगा और ना ही वोट करने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर मान लो मोर देन 1 वोट, जो आपको हमने बताया था कि मोर देन 1 क्रेडिटर्स हैं अगर जो मिलके एक डेट को पूरा कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई इंसान है जिसका जो फाइनेंशियल डेट भी ओन करता है, ऑपरेशनल डेट भी ओन करता है, तो गाइज टू द एक्सटेंट ही ओन्स द फाइनेंशियल डेट तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा, एंड टू द एक्सटेंट ही ओन्स द ऑपरेशनल डेट तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाने वाला है। तो काफ़ी इजी ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हमने जैसे देखा था कि जो कंसोर्शियम है, जो सिंडिकेट है, जिन्होंने मिलकर लोन दिया हुआ है, तो वो कैसे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वहाँ उनको ऑप्शन दिया गया है एजेंट या ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए, खुद जाने के लिए, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए, या फिर जॉइंटली वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में अभी देखा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होंगे। तो गाइज यहाँ पर 3 केसेस हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर उन सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट्स की बात हो रही है जिनमें लीगली रिक्वायर्ड है आपको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना। फॉर एग्जांपल जैसे डिबेंचर्स के केस के अंदर सेम वे अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर वो जो ट्रस्टी है वही रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बन जाएगा। नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल। सेकेंड पॉइंट आता है कि इनके अलावा जो क्रेडिटर्स हैं उन केस में क्या होने वाला है। तो IRP एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा उन सभी क्रेडिटर्स की। अब उस लिस्ट के बेसिस पे वो जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल असाइन अ रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बात हो रही है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल डेट हैं जो कि रिप्रेजेंटेड बाय गार्जियन है, एग्जीक्यूशनर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उस केस के अंदर वो तीनों लोग
वहाँ पर जाके सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे, तो काफ़ी ईजी यहाँ पर हो जाता है। एक पॉइंट बस थोड़ा सा यहाँ पर एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है कि इनके अलावा अगर ना कोई गार्जियन है और ना लीगली अब कोई रिक्वायरमेंट है ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए, तो क्या होने वाला है कि IRP वहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू उनको एक रिप्रेजेंटेटिव ला के देगा, जो कि फर्स्ट मीटिंग से पहले होना चाहिए। ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे तो वो कौन होने वाला है। तो अगर पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्रिएटर्स को हम उठाएं तो जिस स्टेट में वो बिलोंग करते हैं वहाँ का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उनका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। जो हम बात कर रहे हैं मेनली इस पॉइंट के बारे में, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उनको रिकमेंड करने वाला है। बट अगर उस स्टेट में मान लो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ही नहीं, तो उस रीजन में या उसके साथ वाले स्टेट में जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लाई करता है वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इनका यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके राइट्स क्या क्या होंगे। तो गाइस सबसे पहला राइट उसका बनेगा मीटिंग को अटेंड करना, वहाँ पर वोट करना। लेकिन एक उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर वोट नहीं कर सकता। ही कैन ओनली वोट अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्चुअल क्रेडिटर्स। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो वो वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब स्ट्रिक्ट टर्म्स में रिप्रेजेंटेटिव्स ही है। इफ़ देर इज़ नथिंग टू रिप्रेजेंट तो वो मीटिंग के अंदर भी उसका बोलना का कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा होगा वो फिर अपनी कैपेसिटी में बोल रहा होगा, नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस इज प्रीटी इजी गाइज। तो यहाँ पर यही चीज़ें दी गई है। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि जो क्रेडिटर्स हैं जितने भी, उन क्रेडिटर्स को राइट है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से जितना भी डाटा उसने इकट्ठा किया है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की, और जब वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको पूरी की पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो फर्निश की जाए। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि अब मीटिंग शुरू हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बताया ब्रीफ में कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, या फिर है बट सबके सब रिलेटिव हैं, सबके सब कंपनी के रिलेटिव हैं जिसके अगेंस्ट CIRP चल रहा है, तो उस केस में गाइस जो हाईएस्ट 18 होंगे उनको बना दिया जाएगा 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। अगर 18 से कम है तो जितने हैं सब आ जाएंगे। साथ में आएगा एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का और एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉई का। तो ये भी काफ़ी सिंपल था गाइज। अब हमारे पॉइंट आता है कि प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो वो क्या होने वाला है उस केस के अंदर, किस किस को सबसे पहले हम देखेंगे नोटिस जाने वाला है। तो वो गाइस नोटिस जाएगा सबसे पहले तो जितने भी मेंबर्स हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के उनको, इंक्लूडिंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनको हम सम आउट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आता है हमारे पास मेंबर्स ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस एज द केस में बी, यानी कि जो ऐसे डायरेक्टर्स, क्योंकि बिजनेस टेक ओवर हो चुका है, ठीक है, अब जितनी भी भागदौड़ है कंपनी की वो IRP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में है या फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसका डिसीजन लेने वाली है। तो बोर्ड इज कंसिडर्ड टू बी सस्पेंडेड। तो वो जो सस्पेंडेड बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको भी बिठाया जाएगा उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि यार उनका ओपिनियन भी लेना जरूरी है। वो बहुत टाइम से उस कंपनी को रन कर रहे हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो उनकी सलाह से बेटर टैकल किए जा सके। सो यहाँ पर सेंस बनती है कि उनको भी एक नोटिस दिया जाए। फिर बात आती है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल सर्कमस्टांस में जहाँ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कैसे आ गया है ना, ये यहाँ पर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैसे आ गया, जबकि हमने तो बात की थी कि ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंस्टिट्यूट करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उनकी एब्सेंस में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आएंगे। तो गाइज ये यहाँ पर आए हैं अगर उनकी 10% तक की मिनिमम 10% उनकी अगर क्रेडिट है, तो यानी कि अगर 100 का क्रेडिट है उसमें से 10 अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सब्सटेंशियल पार्ट बन जाता है उस पूरे के पूरे CIRP प्रोसेस के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा कि फाइलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये फाइल किया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विदिन 2 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके 7 days के अंदर अंदर पहली मीटिंग हो जानी चाहिए। अब मीटिंग की अगर बात करें तो एक सिंपल सी बेसिक सी बात है कि रिक्वेस्ट से ये मीटिंग कभी भी हो सकती है जब भी उनको नीड पड़े, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट भी कर सकती है कि हाँ यार हमें मीटिंग करनी है। मिनिमम 33% लोग अगर मिलकर रिक्वेजिशन करते हैं कि वी नीड अ मीटिंग, कि रखो यार आओ बैठो बात करते हैं, तो वो 33% अगर लोग कहते हैं तो मीटिंग करनी ही पड़ेगी। अब मीटिंग का बात आती है, जब अगर नोटिस की बात कर रहे हैं, जो मीटिंग होल्ड करनी है, नोटिस देना है, तो उसकी बात चल ही रही है, तो सबसे मेन बात ये आती है कितने दिन पहले नोटिस देना है। तो गाइज वो यहाँ पर दिया गया है कि 5 days पहले आपको नोटिस देना है। इस टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हैं 24 hours तक, बट अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो 48 hours से कम आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वी नीड टाइम
क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको नोटिस रिसीव करेंगे, वो बाकी क्रिएटर्स के उनके सलाह लेंगे और फिर वो मीटिंग में जाएंगे। तो 48 आवर्स, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला प्रोसेस नहीं है, बीच में से कट गया, सीधा हमारे पास फाइनेंशियल क्रिएटर है, तो 24 आवर्स तक रिड्यूस कर दो। और अदरवाइज 5 दिन तो है ही है, 5 दिन मिनिमम है। वो इनकी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की अपनी रजामंदी के बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि ठीक है 24 घंटे का नोटिस भी चलेगा, ओह ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है 48 आवर्स का चाहिए, ठीक है। तो इस ढंग से यहाँ पर ये हो जाता है। अब बात करें अगर कोरम की, तो कोरम यहाँ पर 33% दिया गया है। तो यहाँ पर याद करना थोड़ा इजी हो गया कि जितना हमारा कोरम है उतना ही मिनिमम रिक्विजिशन की नंबर ऑफ पीपल हैं फॉर कॉलिंग ऑन द मीटिंग। ओके, अगर कोरम नहीं होता तो वही कंपनी वाला प्रोसीजर हो जाएगा इसके अंदर कि एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट डे पे, सेम डे और सेम टाइम पे एंड सेम प्लेस। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इनकी अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स से कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे। तो वो हमारे पास आते हैं कि अगर कोई इंटरिम फाइनेंस रेज करना है, ठीक है, काम चल रहा है, एक तो पहले यार उधार में है, आप उसके ऊपर से फिर और उधार इकट्ठा कर रहे हो, हमारा उधार निकालने के लिए हम आपसे काम करवा रहे हैं और आप एक और उधार ले रहे हो, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स में मेंबर बनाना चाहते हो आप, तो हाय हमसे पूछो पहले, ठीक है, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स पे, क्योंकि बेचारे क्रिएटर्स तो वेट कर रहे हैं कि यार जल्दी से अगर काम या तो काम चालू कराओ या फिर कैसे ना कैसे करके इनके एसेट बेचो और हमें पैसा दिलवाओ। अब तुम उन पे और इंटरेस्ट क्रिएट कर दो तो उनके लिए अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, उनको लगेगा कि यार एसेट तो हमारे जो हिस्से पूरी एसेट आनी थी वो बढ़ती जा रही है, तो उनको अप्रूवल लेना ज़रूरी है। फिर आता है हमारे पास चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि डेट और इक्विटी रेशियो को आप अगर चेंज कर रहे हो तो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है इन चीज़ों के ऊपर, तो वो भी उनके उसी से होगा। रिकॉर्ड एनी चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ओनरशिप के चेंज होना। फिर हमारे पास बात आती है कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, ये सब कामों के लिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस अगर आपको करनी है तो यार ये देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस पूरे लॉ में हर जगह सबसे मेजर चीज़ है, हर जगह इसका कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस आती ही है। फिर आता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को आपको चेंज करना है, ठीक है, पूरा का पूरा सिद्धांत ही आप उस कंपनी का चेंज करने जा रहे हो, आपको डेलीगेट करना है अपनी अथॉरिटी को, डिस्पोज करना है, परमिट करना है डिस्पोजल के लिए कुछ शेयर अपना, कोई चेंज करना है मैनेजमेंट के अंदर, ट्रांसफ़र करने हैं फाइनेंशियल डेट्स या ऑपरेशनल डेट्स अंडर मटेरियल अदरवाइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ अलग आप एक्टिविटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के आप कुछ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मेक चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर भी आपको उनका परमिशन लेना है। और मेक चेंजेस इन अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात, अब ये तो हो गया क्या क्या काम उनको करने हैं मीटिंग के अंदर। अब एक बात आती है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होंगे जब मीटिंग कन्वीन करेंगे तो कमिटी कैडर्स से वोट लेंगे उनके कोई भी एक्शन को करने से पहले, ठीक है। कोई भी एक्शन अप्रूव नहीं किया जाएगा जब तक 66% ऑफ द वोट्स ना हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल अगर वोटिंग की अगर हम बात करें कोई भी अप्रूवल करने के लिए, तो ऑथराइज आपके गाइस में एक दिमाग में गाइस क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे पीछे बैठे हैं कम से कम भी 50 क्रेडिटर्स। अब क्या मैं खुद से वो डिसीजन ले सकता हूँ या फिर वो जो 50 क्रेडिटर्स हैं उनके किस बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि वो क्या चाहते हैं? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो गाइज वहाँ पर क्या क्या है कि 50% मिनिमम वोटिंग अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई किसी चीज़ के लिए कोई कर रहा है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स अगर 50% से ज़्यादा एग्री कर रहे हैं किसी एक बात पे, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा जाके COC की मीटिंग के अंदर। यहाँ पर है 66% कि जब एक्चुअल मीटिंग में बैठूंगा तो वहाँ 66% की वोटिंग चाहिए मिनिमम, ठीक है गाइज। उस पर आता है कि कोई एक्शन अगर लिया गया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, बाप रे क्या कर दिया इसने, तो उस केस के अंदर वो वॉइड माना जाएगा, गलत किया है भुगतना पड़ेगा, वो वॉइड हो जाएगा, सिंपल। अब जो कमिटी ऑफ क्रिएटर हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के किसी भी एक्शन को बोर्ड को। अब गाइज यहाँ पे बोर्ड कौन सा है? IBBI, फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दिस कोड। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है वोटिंग बाय द कमिटी। तो प्रॉपर वोटिंग की जाएगी और जैसे ही कंक्लूजन हो जाएगा, वोटिंग में कोई मैटर डिसाइड हो जाएगा, तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ फॉलोइंग चीज़ मैटर के ऊपर वोट हो गया है, डिसीजन हो गया है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द क्रेडिटर्स जिन्होंने उसके फेवर में और अगेंस्ट में वोट किया है। ओके, अब बात आती है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो यार इसकी राइट क्या है? इसकी राइट सिंपल सी बात है, उसको पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है मीटिंग के अंदर, ये सब उसके राइट्स हैं, ठीक है। किसी भी मैनर में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो, दोनों मैनर में ही इज़ अलाउड टू वोट एंड डू एनीथिंग टू सर्कुलेट द एजेंडा एंड द मिनट्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो इसकी अब बात होती है, तो राइट हो गया इसका। अब बात करें ड्यूटी,
तो जो एजेंडा है, जो ये राइट, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आने वाली है रिप्रेजेंटेटिव के पास मीटिंग के लिए। अब ये अपनी इसको सर्कुलेट करेगा सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, जिसके बेसिस पे वो इसको डायरेक्शंस देने वाले हैं, इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं कि तुम्हें मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, किस मैनर में तुम्हें किस बात के ऊपर किस ढंग से जवाब देना है या वोट करना है। ओके, टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता वो, इंटरेस्ट अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में ही उसको काम करना होगा। द कास्ट ऑफ वोट बाय द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अब जो होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वोट है ये उनकी इंस्ट्रक्शन से ही कर पाएगा। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है तो उसको वोट ही नहीं करने दिया जाएगा। ही शुड एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, अगर उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के से किसी मैटर के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन मिली ही नहीं है तो। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वोट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रिप्रेजेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय द वोट ऑफ मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रिप्रेजेंट्स हु कास्ट देयर वोट। ये पॉइंट मैंने आपको जैसे 66% के साथ बताया था कि 50% से ज़्यादा के लोग जब एग्री करेंगे किसी पॉइंट पे तो उन्हीं के मैनर में वो वोट करेगा, वहाँ पर 66% क्रिएट करने के लिए। ओके, सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं फाइल्ड बाय द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रिसीव की जाएंगी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन COC फॉर वोटिंग। और उसको ये भी मेक श्योर करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अप्रोप्रिएट वोटिंग है वो प्रॉपर ढंग से की जा रही है बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि उनके बिहाफ पे वो सारी चीज़ें देखने वाला है वहाँ जाकर। ओके, अब बात आती है वोटिंग बाय द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होगा शैल कास्ट हिज वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर ही रिप्रेजेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो गाइज ये तो थोड़े छोटी सी बेसिक बातें थी, बट हाँ यहाँ पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पॉइंट होता है कंक्लूड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर गाइज, बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो अगर मैं शुरू से आपको दोबारा दिखाऊँ तो सबसे पहले हमने देखा कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे कंस्टिट्यूट होती है, IRP करता है। उसके बाद कौन कौन मीटिंग के अंदर नहीं बैठ सकता, यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटिव है। उसके बाद देखा कि हमने कौन अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने एक ही डेट और एक ही फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो वो क्या होने वाले हैं उनके केस के अंदर, ये 4 उनको तरीके दिए गए हैं। फिर हमने बात की ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर। फिर हमने मीटिंग की बात की, मीटिंग का कोरम देखा, मीटिंग के नोटिस के बारे में देखा, और उसके बाद हमने देखा इनके मीटिंग के अंदर टास्क क्या क्या होने वाले हैं, कितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग से मीटिंग अप्रूव होने वाली है। उसके बाद हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव देखी, एंड लास्ट में देखा उसकी वोटिंग के बारे में। सो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।